बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने है तो दूसरी तरफ अब अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट भी आमने सामने आ चुके हैं। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट जो इजलास हुआ और उसके अंदर जजेस डट गए हैं। आज उसका पहला नतीजा हमने देखा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इंटेलिजेंस एजेंसीज पर बहुत सारे सवालात उठाए हैं। इसकी तफसील जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि अब अदलिया आहिस्ता आहिस्ता किस तरह दबाव से आजाद होने के लिए अपने काम का आगाज कर चुकी है। और दूसरी तरफ फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब आज इस आम केस की समाअत हुई है तो एतजाज अहसन ने किस तरह पूरी बाजी को पलट कर रख दिया है। और इस केस के अंदर जो अटॉर्नी जनरल ने जो कुछ कहा था उसके अंदर जो उन्होंने झूठ बोले थे, कैसे बेनकाब हुए और फिर ये सारा मामला किस तरीके से डिस्कस हुआ। और साथ ही हफीज न्याजी जो हसान न्याजी के वालिद हैं यानी इमरान खान के वो बहनोई भी हैं और आज उन्होंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनको किस तरह खरी खरी सुनाई है। यकीनी तौर पर ये बड़े जज्बाती जो है वो मनाजर थे, लेकिन इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जैसे इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने है और मैंने अर्ज की कि इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा है उसके बाद जो आम तरीन एक जज है इमरान खान को सजा सुनाने वाले जज अबू अल हसनैन जुल्करनैन इंतहाई मुतनाज़ तरीन शख्स जो है उसको वापस पंजाब भेज दिया गया। और उसकी जो रिकमेंडेशन है वो भी इंस्पेक्शन जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद और अगले चीफ जस्टिस भी हैं। अगर उनको रहने दिया गया तो उन्होंने कहा कि इस बंदे को यहां से उठाओ, सिफारिश की और उसको तस्लीम किया गया और अब उसको पंजाब भेज दिया गया है। अब उसको बचाया जाएगा चूंकि मिसकंडक्ट उसका बड़ा वाजे है। बहरहाल ये हमारे निजाम की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन आज लापता अफराद का केस था उसके अंदर जो आज रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने और पिछली जो समाअतें हुई उसके अंदर भी हुकूमत के जो वकला हैं उनसे बड़े सख्त अंदाज के अंदर उन्होंने जवाब तलबी की थी और उन्होंने पूछा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि FIA की भी कोई हदूद है, पुलिस की भी हदूद है, तो इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उन पर यह इल्जाम आता है कि वो लोगों को अगवा करती हैं। जब किसी पर कोई केस है तो प्रॉपर केस बनाए, लेकिन किसी बंदे को अगवा करके 9-10 महीने कस्टडी के अंदर रखें और उसके बाद जो है उसको छोड़ें और फिर भी ना छोड़ें, साल साल कई लोग जो है वो लापता होते हैं, तो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ इस्लामाबाद के जो तलबा है उनकी लापता का मामला था। लेकिन मैं आपके सामने जरा उनके जो आज के रिमार्क्स हैं ये आपके सामने रखता हूं चूंकि कल ही एक इजलास हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 जजेस हैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक हैं उनको भी उनके साथ मिलना पड़ा है चूंकि वो तनहा हो चुके थे और बाकी सारे जजेस एक तरफ खड़े हैं। चूंकि जो आमर फारूक के आने के बाद जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेतौकीरी हुई, जिस तरह साबिक वजीर आजम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में घुसकर रियासती इदारे की वर्दी में बाकायदा जो है वो तोड़ फोड़ करके गिरफ्तार किया गया, फिर CCTV कैमरे गायब किए गए, ये सारी कहानी इस पर जो मट्टी डाली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ये मैं समझता हूं एक स्याह दिन था पाकिस्तान की अदालती तारीख का। और उस दिन जो अदालत है उसने बाकायदा सरेंडर कर दिया था और ये इंतहाई एक अजीब किस्म का जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने पहले भी बड़े सख्त जो है वो रिमार्क्स दिए। अब आपको इल्म है कि इनको भी टारगेट किया जा रहा है नून लीग की तरफ से और उनके जो गुमाश्ते हैं जो मुख्तलिफ सियासत और अदालत में घुसे हुए हैं वो ताकि ये चीफ जस्टिस ना बन सके और ताकतवर हल्कों ने भी इनको टारगेट किया हुआ है मुबैना तौर पर। अब इन्होंने आज इन लापता जो मामलात हैं इनके अंदर इन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं, इन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई रेगुलेशन है, किसी शख्स को उठाने में गलती हो तो क्या डिपार्टमेंटल एक्शन होता है, यह सवाल उन्होंने उठाया है। जवाब दो, किसी भी शख्स को उठा लिया जाता है तो उसकी फैमिली में रियासत के खिलाफ नफरत मल्टीप्लाई होती जाती है। पुलिस वाले गलत लोग नहीं बल्कि बड़े बावकार लोग हैं, जो कुछ करते हैं सामने करते हैं, गलत हो या सही
बावकार का मतलब है एजेंसीज के मुकाबले में ये बात कर रहे हैं। सामने करते हैं, हुकूमत और वजारत दिफा से पूछ कर बता दें कि क्या एजेंसीज के अंदर कोई इंटरनल चेक है। जो इदारे कानून के मतहत हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं, लेकिन जो कानून से मावरा हैं वो नहीं हो सकते। अदालत ने तीनों एजेंसियों के आला तरीन अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी एतमाद के साथ बनाई थी, यानी डीजी जो है वो ISI, DGIB और डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस से गालबन उन पर मुश्तमिल ये कमेटी बनाई गई थी कि ये भाई बताएं ये लापता अफराद का मामला क्या है, कितने लोग आपकी कस्टडी में हैं, कितनों पे मुकदमा बनाया है, कितनों का ट्रायल हो रहा है, कितनों को मार दिया है, कितने जिंदा है। तो ये सारे जो सवालात जन्म लेते हैं और लोग एहतजाज कर रहे हैं, अपने प्यारों को रो रहे हैं, तो इसका जवाब दें। अब ये आप देखिए कि कितनी अजीब सूरत हाल है। एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवालात उठाता है, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर उस पर सवालात उठ रहे हैं और ये बड़े जैनवन सवालात हैं। और इस मामले के अंदर कुछ लोग इसी की आड़ के अंदर जो है वो क्लीन चिट देते हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, हालांकि ऐसा नहीं है। कानून से कोई भी मावरा नहीं होता, लेकिन इस मुल्क में बहरहाल होता है। अब ये कहा गया जो इदारे कानून के मातहत हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं, लेकिन जो कानून से मावरा हैं वो नहीं हो सकते। अदालत ने तीनों एजेंसियों के आला तरीन अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी एतमाद के साथ बनाई थी कि वो लोग पावर प्ले कर सकते हैं। ये मामला पुलिस और CTD के अख्तियार से बहुत बाहर है। जब आप 200 लोगों को उठाते हैं और ये इल्जाम नहीं हकीकत है, 6 माह हिरासत मराकज में रख कर भी तय नहीं कर पाते, जो लोग कानून के मावरा काम कर रहे हैं उन्हें भी इस मामले को एड्रेस करना होगा। या तो पार्लियामेंट यह मामला देखेगी कि एजेंसियों के अख्तियार कानून के तहत होगा, जैसे पुलिस का है, जैसे FIA का है। ऐसा नहीं होगा तो हालात यही रहेगा। मेरा यह मानना है कि वजीर आजम, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं, बल्कि यही 3 लोग इस मामले को हल कर सकते हैं, यानी 3 एजेंसीज के जो DG जिन पर मुश्तमिल ये कमेटी बनाई गई थी। फिर उन्होंने कहा कि यहां आदमी को खुद भी पता नहीं होता है, ना स्टेट को पता होता है कि कौन कौन सा मुकदमा दर्ज है। अगर कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, कार्रवाई करें, लेकिन मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। एजेंसीज का किरदार किसी कानून के तहत होगा, जिस तरह FIA और दीगर इदारों का है। तो ये आज बड़े सीरियस सवालात उन्होंने उठाए हैं कि ये इसका जवाब एजेंसीज के जो सरकर्दा लोग हैं उनको देना पड़ेगा। और इसकी जो तारीख है वो उन्होंने बहरहाल लेट रखी है। DG जो है वो ISI, DGIB और DGMI ये जो है अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इनके हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है, जो सर चूंकि अपील भी इसके हवाले से हुई है। हर इदारे ने अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है, अदालत ने भी अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। कानून के मुताबिक किसी भी मामले को हल करने के 1000 इश्यूज हैं। ये सारी चीजें आज बड़ी डिटेल के साथ बलोच तलबा जो मिसिंग है उनकी बाजियाबी के हवाले से ये केस था। अगले महीने की अब तारीख डाल दी गई है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी मामला पेंडिंग है। बहरहाल बड़े शदीद किस्म के जो सवालात हैं इसके अंदर उठाए गए हैं। अच्छा, अब दूसरा मामला जो है वो फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल का मामला है। और इसके अंदर खबर यह है कि आज जो जस्टिस जवाद एस खाजा है, साबिक चीफ जस्टिस, उनके जो वकील हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि ये जो 7 रुकनी बेंच सुन रहा है ये नहीं, बल्कि इसको 9 रुकनी बेंच ने सुनना चाहिए। इस बुनियाद पर अब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो कमेटी है उसको भिजवा दिया गया, अब ये फैसला करेंगे। लेकिन आज जिस तरह आपने देखा कि ईद से पहले ये कहा गया कि 20 लोगों को हम छोड़ रहे हैं, तो वो एक ऐसा तासर बनाया गया कि जैसे उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ था और उनको आप वैसे ही आप रिलीज कर रहे हैं। लेकिन जब मामला खुला तो पता चला कि उनको सजाएं सुना दी गई हैं। और सजाएं सुनाने के अंदर कितना बलंडर सामने आया है, ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एतजाज एहसन सामने लाए हैं। और उन्होंने आज फौजी अदालतों की बुनियादों को हिला के रख दिया है। मैं समझता हूं उनको यह क्रेडिट जाता है जिन्होंने आज 6 रुकनी बेंच के सामने यह मामला भरपूर तरीके से उठाया है। एतजाज एहसन जो है 6 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों के अंदर ये आज समाअत की है। तो समाअत के आगाज पर आज अटॉर्नी जनरल हैं ये मंसूर अवान साहब, ये पक्के नून लीग के अटॉर्नी जनरल हैं जी अब मंसूर अवान। उन्होंने बताया कि ईद पर 20 मुल्ज़मान रिहा होकर घरों को जा चुके हैं। मुतफरक दरखास्त के जरिए रिहाई पाने वालों की तफसील जमा कराई है।
फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसलों की जो समरी है वो एक तो आज तलब कर ली और वे ये भी एतजाज हसन की डिमांड पर की है। अब जस्टिस मियां मदर अली जो है वो मोहम्मद अली मदर, उन्होंने इस्तफसार किया कि रिहा होने वाले मुल्जमान के खिलाफ अब कोई केस नहीं है, ये सवाल किया। दरखास्त गुजार एतजाज अहसन ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर जवाब दिया कि इन मुल्जमान को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया है। एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया गया, वो अब छुपता फिर रहा है। ये जो कुछ भी हुआ बड़ा बेतरतीब सा हुआ है। अटॉर्नी जनरल की परफेक्शन इस केस में नजर नहीं आई। ये अटॉर्नी जनरल जो है वो आगे जस्टिस अमीन उद्दीन ने दरियाफ्त किया कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो अटॉर्नी जनरल की जमा कराई गई फहरिस्त में है, तो इस पर एतजाज हसन ने बताया कि वो इस फहरिस्त में शामिल है। यानी ट्रायल भी नहीं हुआ, जल्दी जल्दी कहा इसको ये सजा सुना दो, ये आज मुद्दा उठाया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की मुद्दत में, अच्छा अब ये अलहदा मामला है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। दरखास्त गुजार जस्टिस जवाद खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा कि 9 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए मामला दोबारा जजेस कमेटी को भेजा जाए। एतजाज हसन ने फिर कहा, उन्होंने कहा कि दीगर वकला ने अदालत से फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा करते हुए मौका बनाया कि 20 मुल्जमान की हद तक जो फैसले सुनाए गए वो रिकॉर्ड पर लाए जाएं। यानी फिर जो फैसले हैं उनका रिकॉर्ड जरा बनाए, उन पर क्या जो है एलिगेशन लगे हैं, क्या समाती हुई है, ट्रायल कैसे हुआ है, वो सारी तो बिल आखिर जो आज की सुप्रीम कोर्ट है जो बेंच था उन्होंने वो सारा रिकॉर्ड कहा है कि पेश करें। और ये ट्रायल क्या तरीकाकार अपनाया गया, किस तरीके से किया गया, ये जो है वो तलब कर लिया है। मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसलों की नकूल हैं उनको और लार्जर बेंच को मामला जो है वो एक तो भेज दिया गया। अब आज जो है इस अदालत के सामने पेश हुए हसन न्याजी, जिनके बारे में इस वक्त जो है वो मुतदाद खबरें हैं कि वो जिंदा भी हैं या खुदा न खास्ता वो जो है जिंदा नहीं है। बड़े आम इस पर जो है वो सवालात हैं, लेकिन बहरहाल उनके वालिद और वालदा वो बेचारे किस हालत के अंदर होंगे, लेकिन ये अपनी जगह है। अब आज जो है हफीजुल्लाह न्याजी आए, उन्होंने कहा जी मुझे इससे गरज नहीं है जज साहबान, मोहतरम जज साहबान, आप 6 रुकनी बेंच बनाए, 4 रुकनी बनाए या 9 रुकनी, मेरा बेटा फौजी कस्टडी के अंदर है, वो जिंदा है, फौत हो चुका है, वो कहां है, वो नहीं मिल रहा, उससे मुलाकात नहीं हो पा रही, आप ये तो हमें बताएं। तो इस पर जो है वो आज जजेस के पास भी जवाब तो कोई नहीं है। ऐसे लगता है कि बेख्तियार किस्म की शख्सियत इस मुल्क के अंदर बैठी हुई है और कठपुतली किस्म का जो सिस्टम है वो चल रहा है। तो यहां पे फौजी अदालतों में जो है वो कहते हैं, हसन न्याजी ने कहा मुझ पर जो बीत रही है आप जजेस साहबान पर ये नहीं बीत रही, क्योंकि आप तो मजे में है ना, आपको अंदाजा नहीं है मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं। मेरा बेटा फौज की हिरासत से लापता हो गया, मुझे यह सोचकर रातों को नींद नहीं आती कि मेरा बेटा जिंदा भी है या नहीं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मामला जल्द हल करने की हिदायत कर दी है। तो अटॉर्नी जनरल को कहा है कि बैठे और इस मामले को हल करें। अब ये जो है वो आगे भेज दिया है, अब आगे कब होता है, बच्चा किधर है, हसन न्याजी, लेकिन जजेस को बताया है कि जो दुख हमारा है ना जजेस साहबान आपका नहीं है, तो झंझोड़ा है। लेकिन बहरहाल देखते हैं, सिस्टम इतना कमजोर अपाज निकम्मा है कि इसमें इंसाफ लेने के लिए भी जो है वो बड़ी जो है वो देर हो जाती है। तो बिल आखिर ऐसे लगता है कि जजेस का मूड तब्दील होना शुरू हो गया है हाई कोर्ट्स के। अब वो बाकायदा तौर पर सवालात ताकतवर हल्कों की कैपेसिटी पर उठाना शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों के अंदर सिविल सुप्रीमेसी की तरफ ये जो फैसले हैं कितने आम साबित होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।